हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग जनन के बारे में पढ़ रहे थे। तो जनन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अपन को पढ़ना है आवृतबीजी पादपों में जनन। तो जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनके अंदर जो अलैंगिक जनन होता है उस जनन के मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। फर्स्ट विधि होती है अनिषेक बीजिता, जिसको बोलते हैं एगामोस्पर्मी। दूसरी जो विधि होती है वो होती है कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, कल हम लोग बात कर रहे थे अलैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर मुख्य रूप से जो याद रखने योग्य शब्द थे, एक तो सबसे पहले आया था जो जनक होता है, एक ही जनक भाग लेता है उसके अंदर अलैंगिक जनन में। ठीक है, और जो संतान की उत्पत्ति होती है वो जीव के समान ही होती है उत्पत्ति। ठीक है, आगे उसमें आया था जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर जो संतति बनती है या फिर संतान का विकास होता है, निर्माण होता है, उसमें जो विभाजन पाया जाता है समसूत्री विभाजन होता है। जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। केवल कौन सा विभाजन पाया जाएगा? समसूत्री विभाजन। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर तो जो एकमात्र कोशिका होती है उससे 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण? 4 पुत्री कोशिकाओं का। और जो समसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर केवल कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर दोनों विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। ठीक है, तो उसमें लास्ट में एक लाइन थी कि जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर युग्मकों का संलय नहीं होता है, इसीलिए जो अलैंगिक जनन होता है उसको और बोलते हैं असंग जनन। क्या बोलते हैं? असंग जनन, एपोमिक्सिस। जो एपोमिक्सिस शब्द होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो एपो और दूसरा मिक्स। ठीक है, एपो का मतलब बिना और जो मिक्स होता है मिलना या फिर संलयन, बिना संलयन के। ठीक है, जो जनन होगा उसको क्या बोलेंगे? असंग जनन। ठीक है, यदि अलैंगिक जनन में पादप का कोई कायिक भाग ले रहा है जनन की क्रिया में, तो उस जनन को तो बोलेंगे उस स्थिति में कायिक जनन। ठीक है, और यदि पादप का कोई भी दूसरा, जैसे युग्मक बनते हैं कुछ पादपों में, यदि वो युग्मक भाग ले रहे हैं और उनमें संलयन नहीं हो रहा है तो उस स्थिति को बोलेंगे असंग जनन। ठीक है, आगे बात क्या थी? इसमें एक मुख्य शब्द और आया था क्लोन। क्लोन क्या होता है? जो अलैंगिक जनन के अंदर संतान बनती है, पुत्री संतान। ठीक है, वो जो संतान होती है वो रंग, रूप, आकार, आनुवांशिक रूप से जो उसका जनक होता है उसके समान होती है सभी गुणों में। ठीक है, उसके गुण जनक से भिन्न नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं, उसके समान होते हैं। जो जनक होता है उसकी सेम टू सेम, हूबहू बोलते हैं जिसको,
प्रति होती है, कॉपी होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आवृत बीजी पादप, पादपों में अलैंगिक जनन, कितनी विधियां हो गई, 2 विधियां हो गई। फर्स्ट विधि लेते हैं एनिषेक बीजिता। एनिषेक बीजिता होती है, उसको एगामोस्पर्मी बोलते हैं। जो एगामोस्पर्मी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे कैसे, क्या इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा, तो वो देखते हैं। एगामोस्पर्मी 3 शब्दों से मिलकर बना है, ए, ठीक है। दूसरा शब्द कौन सा, गैमस। तीसरा शब्द कौन सा, स्पर्मा। ठीक है, जो ए होता है क्या होगा, ये नो, इंग्लिश वर्जन। ये जो शब्द हैं कौन सी भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के। जैसे अपनी भाषाएं होती हैं, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, संस्कृत होती है, उर्दू होती है, पंजाबी होती हैं, उसी तरह से एक ये भी भाषा होती है, ग्रीक भाषा। ठीक है, तो ये जो तीनों शब्द हैं ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ए इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा नो, ठीक है। गैमस इसका इंग्लिश वर्जन होगा फर्टिलाइजेशन। और जो स्पर्मा शब्द है इसका इंग्लिश वर्जन होगा सीड्स। ठीक है, नो इसका मतलब नहीं, फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। सीड आप क्या जान रहे हो खूब, क्या बोलेंगे, बीज। ठीक है, तो इसमें जो इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा, बिना निषेचन के बीज। ठीक है, जिस जनन के अंदर भ्रूण या बीज का निर्माण बिना निषेचन के होगा, ठीक है, तो उसको ही क्या बोलेंगे, अनिषेक बीजिता। देख लो परिभाषा। तो ऐसा जनन जिसमें भ्रूण, भ्रूण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्धन बिना निषेचन के होता है। अर्थात जिस अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, क्या कहलाएगा, अनिषेक बीजिता कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार का जो जनन होता है उसके अंदर जो पादप है उसका निर्माण किससे होता है, बीज से ही होता है। ठीक है, लेकिन जो पादप का जीवन चक्र होता है उसके अंदर एक घटना अनुपस्थित होती है, कौन सी, निषेचन वाली। पादप का जो जीवन चक्र होगा उसके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, पादप का विकास तो किससे होगा, बीज से ही होगा, लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं होगी। आगे देखते हैं, जो सेकंड विधि है, सेकंड विधि कौन सी है अपनी, कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या फिर क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन। हाँ, तो कायिक जनन क्या होगा, जब बीज के अतिरिक्त, ये याद रखना है आपको, किसके अतिरिक्त, बीज के अतिरिक्त पादप का कोई कायिक अंग, जैसे जड़, तना, पत्ते, पत्र, प्रकलिकाएं अलैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, तो उसे कायिक जनन या फिर क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, जो अनिषेक बीजिता थी उसके अंदर तो जो पादप का निर्माण हो रहा था, पादप का विकास हो रहा था, किसके द्वारा हो रहा था, बीज के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा था, बीज के द्वारा।
लेकिन जो कायिक जनन है उसके अंदर पादप का जो विकास होगा किस किस के द्वारा हो सकता है? जड़ के द्वारा हो सकता है, तना के द्वारा हो सकता है, पत्ती के द्वारा हो सकता है और पत्र प्रकलिकाएं के द्वारा हो सकता है। इनकी कोशिकाएं कायिक जनन में काम में आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो भी कायिक अंग इस अलैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रवर्ध। क्या बोलते हैं? प्रवर्ध, प्रोपैग्यूल। ठीक है, आपसे पूछे कोई प्रवर्ध क्या होता है तो क्या होगा? जो कायिक जनन होता है उसके अंदर जो पादप अंग जनन की क्रिया में भाग लेता है उस अंग को ही क्या बोलते हैं? प्रवर्ध बोलते हैं। ठीक है, अब जो पादप हैं, आवृत बीजी पादप हैं, उनके अंदर जो कायिक जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, इसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनके अंदर जो प्राकृतिक कायिक जनन होगा किस किस के द्वारा हो सकता है? जड़ के द्वारा हो सकता है, तने के द्वारा हो सकता है, पत्ती के द्वारा हो सकता है, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा हो सकता है। ठीक है, किस किस के द्वारा हो सकता है? जड़ के द्वारा, नंबर 2 पत्ती के द्वारा, नंबर 3 तने के द्वारा, नंबर 4 पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो जो प्राकृतिक कायिक जनन होगा वो पादपों में कितने प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार से हो सकता है। या तो जड़ के द्वारा हो सकता है, पत्ती के द्वारा हो सकता है, तने के द्वारा हो सकता है, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा हो सकता है। हाँ, जब प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया तने भाग द्वारा होगी तो उसे क्या बोलेंगे? तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, जब कायिक जनन की क्रिया में पादप का कौन सा अंग भाग लेगा? तना भाग लेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, अब जो तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है? जो तना होता है वो रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, जो उसका आकार है उसमें परिवर्तन कर लेता है। उस रूपांतरण में उसके अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह हो सकता है। ठीक है, तो जो तने के रूपांतरण होते हैं वो मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो होता है कंद। ठीक है, कंद को क्या बोलते हैं? ट्यूबर। दूसरा होता है प्रकंद। प्रकंद को क्या बोलते हैं? राइजोम। ठीक है, तीसरा क्या होता है? घनकंद। घनकंद को क्या बोलते हैं? कौर्म। ठीक है, चौथा होता है सल्ककंद। सल्ककंद को क्या बोलते हैं? बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी और भूस्तारी और भूस्तारिका। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं कंद।
कंद का जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, वो होता है आलू। क्या होता है? आलू। ठीक है, आलू होता है जो उसके अंदर भोज्य पदार्थों का क्या हो जाता है? संग्रह हो जाता है, और जिससे आलू क्या होता है? फूल जाता है। ठीक है, अब इसमें जनन कैसे होगा? ये आलू है, ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी, खूब सब्जी बनाते हो। ठीक है, तो इन जो संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं आलू की आँख। आलू की आँख। ठीक है, ये जो आलू की आँख है, इन भागों से क्या निकलती है? कलिकाएं निकलती हैं, कलिकाएं। ठीक है, ये जो कलिकाएं निकलती हैं, ये ही जनन की क्रिया में भाग लेती हैं। आपको याद रखना है, जो आलू के अंदर कलिकाएं निकलती हैं, कौन से भाग से निकलती हैं? जो आलू की आँख वाली संरचनाएं होती हैं, उनसे ही कलिकाएं निकलती हैं। एक आलू ले लिया, उसके टुकड़े करेंगे और उनको ज़मीन में अपन रोपते हैं, तो टुकड़े कितने करेंगे? जितनी उसके अंदर आलू की आँखें हैं। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये जो आँख वाला भाग है, इससे इस तरह से छोटी छोटी कलिकाएं निकली हुई होती हैं ये। ठीक है, तो ये ही जनन की क्रिया में भाग लेती हैं। दूसरा जो है प्रकंद है। क्या है? प्रकंद। इसके जो उदाहरण होते हैं अदरक और हल्दी। ठीक है, इनमें जनन कैसे होगा? देखो आगे चित्र के माध्यम से। देखो, कोई भी पादप है, उसकी शाखा है, ये टहनी मान लो। ठीक है, तो कैसी होती है? इसके अंदर इस प्रकार से होती है, ये ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये वाले भाग हैं, ये दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, लाइन से खिंची हुई दिख रही हैं, तो ये वाले भाग तो कहलाते हैं पर्व संधि। क्या कहलाते हैं? पर्व संधि। और जो ये वाले भाग हैं, ये कहलाती हैं पर्व। क्या कहलाती हैं? पर्व। तो एक पर्व ये हो गई, दूसरी पर्व ये हो गई, तीसरी पर्व ये, चौथी ये। ठीक है, पर्व संधि वाला भाग कौन सा होगा? जहाँ पर दो पर्व मिली हुई होती हैं, एक तो ये है, एक ये है। कहाँ से मिल रही है? यहाँ से। तो ये वाला भाग है, क्या कहलाएगा? पर्व संधि। ठीक है, तो जो अदरक और हल्दी होती है, उसके अंदर क्या होता है? इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ठीक है, ये तो ऊपर पत्ती है, इसको मान, ये है भूमि। क्या है? भूमि। नीचे ये, ठीक है ना, ये बाहरी भाग है, वायु वाला भाग है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी संरचनाएं होती हैं, ऐसे। ठीक है ना, तो इनमें अभी आपको बताया मैंने, जो ये वाले भाग हैं, ये वाले भाग तो कौन से हैं? पर्व। कौन से हैं? पर्व। और जो ये वाले भाग हैं, ये वाले भाग, इनको क्या बोलेंगे? पर्व संधि। क्या बोलेंगे? पर्व संधि। ठीक है, तो ये जो पर्व संधि वाले भाग हैं, इनसे ही इनमें जड़ें निकलती हैं, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ऐसे। इन जड़ों को बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें कौन से भाग से निकलेंगी? जो पर्व संधि वाला भाग है, वहाँ से निकलेंगी। और ये अपस्थानिक जड़ें ही क्या करेंगी? जनन का कार्य। ठीक है, आपसे पूछे अभी, जो प्रकंद है, अदरक है, हल्दी है, इनमें जो उपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, कौन से भाग से निकलती हैं? तो कौन से भाग से निकलेंगे? पर्व संधि वाले भाग से। ठीक है, इसके बाद में क्या है अपना? घनकंद। घनकंद के जो उदाहरण है, जमीकंद और एक केसर।
ठीक है ना, जमीकंद और केसर। तो इनमें भी इसी तरह से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, वही कहाँ से, पर्व संधि वाले भाग से। लेकिन इनके अंदर होता क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, जो प्रकंद है इसके अंदर जो तने आएंगे, जैसे अदरक है और हल्दी है, इनमें तो जो पर्व हैं और पर्व संधियाँ हैं कम संख्या में होंगी, ठीक है। लेकिन जो घनकंद है, जमीकंद और केसर, इनके अंदर जो पर्व हैं और पर्व संधियाँ हैं उनकी संख्या अधिक होगी। ऐसे इस तरह संरचना होगी, ऐसे। ठीक, तो इसमें और इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें तो पर्व है और पर्व संधियाँ हैं, ये तो पर्व वाला भाग, ये पर्व संधि वाला भाग संख्या में कम है और इसमें संख्या में अधिक हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो पर्व संधि वाले भाग हैं उनसे ही क्या निकलती हैं, इसमें अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। और अपस्थानिक जड़ें ही क्या करती हैं, जनन का कार्य करती हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, क्या बवाल है, ठीक है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो बीज होता है जब उसका अंकुरण होता है तो उसके अंदर जो प्रांकुर वाला भाग होता है, एक मूलांकुर वाला भाग होता है, ठीक है। जैसे द्विबीजपत्री बीज है, इसकी संरचना इस तरह से होती है, ठीक है। 2 बीज पत्र होते हैं, तो ऊपर वाला भाग इसमें होता है प्रांकुर, ये इस तरह से, नीचे वाला भाग होता है मूलांकुर, ठीक है। जब बीज का अंकुरण होगा, जब बीज से पादप बनना चालू होगा, तो उस स्थिति में जो प्रांकुर वाला भाग होता है इससे तो किसका निर्माण होता है, तने का, ठीक है। और जो मूलांकुर वाला भाग होता है इससे निर्माण होता है मूल का, या फिर मूल को क्या बोलते हैं, जड़, ठीक है। तो जो सामान्य मूल होती है, सामान्य जड़ होती है, उसका निर्माण तो किससे होता है, मूलांकुर वाले भाग से, ठीक है। बात आ रही है कि अपस्थानिक जड़ें कौन सी होंगी, पादप के अंदर, या फिर जो बीज वाला भाग है उसका कौन सा, मूलांकुर वाला भाग। मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होंगी, मूल होंगी, उनको ही क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें। आ गया होगा समझ में। तो अपस्थानिक जड़ें क्या, कहाँ से विकसित होती हैं, जो मूलांकुर वाला भाग होता है उसको छोड़कर पादप का अन्य भाग कोई भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ से जो विकसित होंगी जड़ें उनको ही क्या बोलेंगे, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है अपना, सल्क कंद। ये जो चित्र बनाए हैं मैंने, इनको आप लोग बना लेना, इनसे समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना, बगैर चित्र के समझ नहीं आएगा। तो जो सल्क कंद है इसके जो उदाहरण है प्याज और लहसुन, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, आपने प्याज काटी होगी, ठीक है, तो उसमें इस तरह से संरचना होती है, ऐसे, ये, ठीक है। ये तो भूमि के नीचे वाला भाग है, यहाँ से जो नीचे नीचे का है, ठीक है। तो ये तो है सल्कीय पर्ण, क्या है, सल्कीय पर्ण, और यहाँ से नीचे से इसमें क्या निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें, देखी होंगी आप लोगों ने, ठीक है। तो इसमें जो घन सल्क कंद है इसके उदाहरण कौन कौन से, प्याज और लहसुन। इनके अंदर जो जनन वाला भाग होगा, जो जनन की क्रिया में भाग लेगा, वो कौन सा होगा, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो प्याज होता है, प्याज उसके अंदर खाने वाला भाग कौन सा होता है, ठीक है। तो
आप क्या बताओगे, उसके अंदर खाए जाने वाला भाग होता है शल्कीय पर्ण। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट तो कौन सा, कंद, ठीक है, दूसरा प्रकंद, तीसरा घनकंद, चौथा शल्क कंद। ठीक है, आगे बात करेंगे जो पांचवा है ऊपरी भूस्थारी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही हो, समझ नहीं आ रहा हो कोई टॉपिक, तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।